जैसा कि थंबनेल लेकर आप आए हैं कि एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में 80 प्लस स्कोर करना है और वो कैसे करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मेरे भाई पेन कॉफ़ी लेके बैठ जाना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत बेहतरीन चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ और आपके सारे डाउट हैं, वो मैं इस वीडियो में ख़त्म भी कर दूँगा। क्योंकि आपको पता है मैंने 4 से 5 वीडियो डाल दिए ऑलरेडी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भाइयों के जो कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट भी मैंने पढ़े, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई भी करता हूँ। वो कमेंट पढ़े तो जिस तरह से डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपका एक भी डाउट, सिंगल डाउट इस वीडियो के बाद बिल्कुल ना बचे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, मैं हूँ योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज मिलने वाली है। और क्योंकि मैं सारी चीज़ें आज आपको क्रम वाइज से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो कमेंट पढ़े हैं उस कमेंट के हिसाब से जिन जिन स्टूडेंटों के जो भी डाउट हुए वो मैंने डाउट सारे पिकअप किए हैं, सारे डाउट उठाए हैं। और वो डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, ताकि स्टूडेंटों का कोई भी डाउट ना बचे। तो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप भी अच्छा स्कोर एग्जाम में करना चाहते हैं तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट भी होते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। और क्या नाम से, एक भाई ने कमेंट भी किया था कि मैं योगेश भाई, मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं किसी के नोट्स ले लूँ ताकि उनको पढ़ लूँ? तो मेरे भाई, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जिस प्रकार से मेरे नोट्स हैं, जिस प्रकार से आपके नोट्स हैं, तो वो आपकी भाषा में है, आपकी लैंग्वेज में है। तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो मेरी लैंग्वेज में है, मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे 100% आती है मैं उसको नोट्स में नोट डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये ऑलरेडी मेरे से आती है। तो आती है, उसको नोट में नोट डाउन करने से क्या फ़ायदा? तो इस वजह से, और एक हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं आती है, तो वो चीज़ आपकी छूट जाएगी अगर आप नोट्सों से तैयारी करते हैं तो। तो इस वजह से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप खुद के बनाइए। और या फिर आपको नोट्स बनाने की एक निंजा टेक्निक भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वो लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? लेकिन अभी हम इस डाउटों को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप नोट्स परचेज़ करते हैं या फिर नोट्स किसी के लेते हैं, तो डायरेक्ट मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स से पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं लॉस आपका ही हो सकता है। ज़रूरी नहीं होगा, अगर आपके समझ में आ रहा है किसी भाई ने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अच्छे तरीके से नोट्स बना रखे हैं बारीकी से, तो उनको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बुक की तरह काम करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप डेफ़िनेटली किसी न किसी बुक को परचेज़ कर लीजिए। बुक को परचेज़ करने से ये फ़ायदा होगा, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, जैसे मैं खुद हूँ। मैंने जैसे नोट्स बना रखे हैं, और मैं नोट्स भी बनाता हूँ प्लस मैं बुक नोट्स भी बनाता हूँ। मैं 2 नोट्स बनाता हूँ हमेशा। बुक नोट से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, उसके बाद में बुक में उसके अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? 1-2 आप हाइलाइटर ले लीजिए, ब्लू पेन और रेड पेन ले लीजिए, तो आपके पास 4 पेन हो गए। रेड पेन, ब्लू पेन, हाइलाइटर 2 ले लीजिए आप, एक येलो, एक पिंक ले लीजिए, या फिर बैंगनी कलर कोई सा भी ले लीजिए, 2 हाइलाइटर ले लीजिए। अब उसके बाद में करना क्या है आपको, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर ओपन किया, फर्स्ट चैप्टर ओपन करने के बाद में आपको क्या नाम से, पहले आपको ब्लू पेन से अंडरलाइन करनी है, ठीक है? ये उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब कि जैसे कोई सा भी आपको पता है कि जैसे चैप्टर शुरू होता है, तो शुरू-शुरू में फालतू, मतलब उस चैप्टर से संबंधित ही बातें लिखी जाती है, वो ज़्यादातर किसी भी काम की नहीं रहती। लेकिन पढ़ना आपको है, शुरू से लेके एंड तक पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते चलना और उसके अंडरलाइन करते चलने हैं। अंडरलाइन उस चीज़ की करनी है, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, तो उसमें कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्या नहीं है, कौन-कौन सी इसकी इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, कौन-कौन से उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको पहले अंडरलाइन करनी है, ठीक है? उसके बाद में जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद में चलना है आपको सेकंड चैप्टर पे। अब सेकंड चैप्टर पे चलना है, ठीक है? उसको भी हम पढ़ लेंगे 1-2 दिन बाद में, जैसे एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में आपको 2 दिन लगे थ ठीक है? अब थर्ड दिन आप सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज़ भी होना ज़रूरी है। अब उसके बाद में लेकर चलो फिर आप रेड पेन या फिर येलो हाइलाइटर, ठीक है? अब येलो हाइलाइटर या फिर रेड पेन जैसे आपने लिया, ठीक है? रेड पेन ले लिया। अब रेड पेन लिया तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, कम से कम आपको 20 से 30% चीज़ें आपको डेफ़िनेटली याद रहेगी।
और बाकी की 70 से 80% चीज़ें याद नहीं रहेगी, मतलब याद तो रहेगी लेकिन देखते ही वो याद आ जाएगी, बाकी भूल जाएंगे। तो उसमें आपको फिर रेड पेन यूज करना है। जो चीज़ें आपको याद है उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो चीज़ें आप कंफ्यूजन में उसमें आपको रेड पेन यूज करना है। अब उसके बाद में फिर आपने 2 बार रिवाइज़ कर लिया उसका 3-4 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है? तो 3-4 दिन में अगर आपने 2 बार रिवाइज़ कर लिया तो वो चीज़ें आपको 50 से 60% तक याद हो जाती हैं। 50 से 60% याद होगी, उसके बाद में 7 से 8 दिन बाद में फिर आपको एक बार रिवाइज़ करना है। और वो रिवाइज़ करने के लिए आपको येलो हाइलाइटर या हाइलाइटर यूज़ करना है, ठीक है? अब हाइलाइटर यूज़ करने के बाद में उस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से हाइलाइट किया, जो चीज़ें आपसे नहीं आती हैं। मतलब आप उस चीज़ को बोल रहे हो, बार-बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूलते जा रहे हैं। उस चीज़ को आपको येलो हाइलाइटर से हाइलाइट करनी है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? उसके बाद में जैसे फिर 15-20 दिन के बाद में आप उसका दोबारा रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद में आपको लास्ट हाइलाइटर यूज़ करना है बैंगनी कलर या पिंक कलर का। तो उससे आपको फिर इससे क्या फ़ायदा होगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे, तो उसमें जैसे आपने पढ़ते जाएँगे, ब्लू पेन वाला तुरंत आपको याद रहेगा, रेड पेन वाला भी याद रहेगा और उसके बाद में पिंक या फिर बैंगनी हाइलाइटर को अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि उसका जब आपने लास्ट टाइम रिवाइज़ किया था, तब वो चीज़ें आपको याद नहीं रही। मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आप बार-बार बोलते जा रहे हो, फिर आपको उन्हीं चीज़ों को बार-बार पढ़ना है। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चैप्टर में 80% चैप्टर हमें याद हो जाता है। जो चैप्टर हैं, वो 80% हमें याद हो जाता है, लेकिन वो 20% हमें याद नहीं हो पाता। तो उसका बार-बार रिवाइज़ करने के लिए आपको लास्ट हाइलाइटर अपना रखना है कि जैसे लास्ट में आप येलो या यूज़ कर रहे हो, तो येलो वाला याद रखना है कि हाँ भाई, येलो वाला एक ऐसा है, जो मतलब 20% है लेक्चर का, वो हमें याद नहीं हो पा रहा, तो उसको फिर बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो वो चीज़ें भी आपको याद रहेगी। तो ऐसे होगा आपका 100% सिलेबस कंप्लीट। और 100% जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो डेफ़िनेटली आपका उस चैप्टर से इसको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये तो एक आपको चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है? वीडियो बेशक लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताऊँगा बारीकी से और सारी चीज़ें बताऊँगा, जिस प्रकार से मैंने ये चीज़ बताई है। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट में। एक भाई ने कमेंट 2-3 भाइयों ने कमेंट किया कि आपने कितने मॉक टेस्ट किए हैं? एक भाई ने कमेंट किया आपका कितना स्कोर रहता था? तो मेरे भाई अब मैं बता देता हूँ आपको, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। अगर एएलपी की बात करें तो मैंने 300-400 मॉक टेस्ट लगाए होंगे एएलपी के पर्सनल, और अगर ओवरऑल पूरे मॉक टेस्ट की बात करें तो मैंने कम से कम 1000 मॉक टेस्ट अब तक लगा लिए होंगे, जिसमें एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी चारों चीज़ें शामिल है। दिल्ली पुलिस भी शामिल है क्योंकि जब मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी तो उस समय भी मॉक टेस्ट लगाए थे। लेकिन मेरी एक अच्छी हैबिट ये थी कि मैं जब से तैयारी मैंने शुरू किया तभी से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। अब इसमें बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करके ही मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी गलत बात है। अगर आप इस गलती को लेकर चलोगे तो डेफ़िनेटली मैं अभी से लिख के दे सकता हूँ, एग्ज़ाम में आपका लॉस ही होगा 100%। बेशक आपका सिलेक्शन हो सकता है लेकिन लॉस आपको देखने को मिलेगा, ये ज़रूर है। सिलेक्शन ले लेना, मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉस होगा अगर आपने ये गलती की। ये देख लो, मॉक टेस्ट आप जैसे 30% से लगाना स्टार्ट कर देते हो तो कहीं न कहीं जैसे आपने 30% से स्कोर से लगा 30% सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट चैप्टर के कम से कम सही निकलेंगे, सेकंड चैप्टर के भी सही निकलेंगे, थर्ड चैप्टर के भी सही निकलेंगे। अब 20% कितना होता है कि 10% 20% होता है आपका 3 से 4 लेक्चर, आपके 3 से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, तब आपका 20% हो जाएगा। तो 3 से 4 चैप्टर के तो कम से कम उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उनको तो सही करो, बाकी का आपने पढ़ा नहीं है तो डेफ़िनेटली आप स्कोर कर भी नहीं सकते। लेकिन कम से कम जितना पढ़ा है उतना तो स्कोर होगा ना। जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 50 क्वेश्चनों वाला मॉक टेस्ट लगा रहे हो। उसमें से आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए। अब आप सोच रहे हो कि यार मैंने तो अभी 5 चैप्टर पढ़े, मेरा तो मैक्सिमम स्कोर होगा तो 5-10 के आस-पास हो सकता है। क्योंकि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए। तो इस वजह से फिर स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार 10 ही नंबर आएँगे, नहीं मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊँगा, बिल्कुल नहीं लगाऊँगा। ये आपकी गलती है, यहाँ पे आपकी गलती है और बहुत बड़ी गलती है ये। क्योंकि आपके जैसे 5 चैप्टर हो गए तो कम से कम 5 चैप्टरों का आप 5 चैप्टर आपसे आते हैं, ठीक है, मान ली मैंने बात। तो उसका मॉक टेस्ट लगा के देखो, 50 नंबर का मॉक टेस्ट लगाया, अगर आपके 5 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 के 10 सही कट रहे हैं, तो खुद को प्राउड फील करवाओ कि हाँ, मैंने 10 पढ़े हैं और 10 के 10 सही है। तब जाके खुद को प्राउड फील होगा और जब खुद को आत्मविश्वास खुद पे होगा,
तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी नज़र में कोई सी भी एग्ज़ाम मायने नहीं रखती, वो एनटीपीसी हो, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, कोई सी भी एग्ज़ाम। जब आपके कंसेप्ट में, आपके सिलेबस में आप में दम हो ना, तो एग्ज़ाम भी लड़के निकालते हैं भाई, कोई और तो एग्ज़ाम निकालने आता नहीं है। आपको भी पता है, आपकी तरह ही मैंने पढ़ा है, मैंने भी एग्ज़ाम निकाले, मैंने भी सब कुछ किया है। मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो आपको भी पता है इस चीज़ का कि भाई मैंने 0 से लेकर अब तक की मैंने जो सारी रणनीति, वो सारी चीज़ें बता रखी है, किस प्रकार से मैं पढ़ता था, टाइम टेबल क्या था, कौन-सी बुक ली थी, मॉक टेस्ट कब लगाता था, क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें बता रखी है। तो उस चीज़ को फ़ॉलो आप भी करो ना। अब आप करते नहीं हो, फिर उसके बाद में बोलते हो यार योगेश भाई स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो भैया गलती आपकी है। अब और एक बात और है, दुनिया का ये रूल है, जब तक आप सफलता आपको नहीं मिलेगी, गलती आपकी मानी जाएगी। जिस दिन सफलता आपको मिल जाएगी, गलती टाइम की मानी जाएगी कि उसका टाइम खराब था, तब इस वजह से वो नहीं लग पा रहा था, अब टाइम सही हुआ, अब लग गया। और जब तक आप नहीं लगाओगे, गलती आपकी मानी जाएगी, पढ़ता नहीं है ये। तो मेरे भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, बेसिक कांसेप्ट है ये। ये इस संसार का बेसिक कांसेप्ट है ये, और आप बेसिक कांसेप्ट को ही नहीं समझ पा रहे हो। तो 30 से 40% जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके 15 आप 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो कम से कम 50% स्कोर तो लाओ। 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, अगर 100% स्कोर आ जाए तो। फिर बोलेंगे यार योगेश भाई नहीं आएगा, इतना स्कोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा फिर? जब आपको इतना विश्वास है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट दूँगा तो मैं पूरा स्कोर ले सकता हूँ। नहीं ले सकते भाई, सच्चाई है। सच्चाई से आप मुँह नहीं फेर सकते। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए मेरे भाई। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल इसमें देरी किस बात की यार? आपके पास टाइम है, गोल्डन टाइम है, कम से कम 3-4 महीने का टाइम है। मैं तो इतने वो उसमें था कि क्योंकि जैसे मेरा एएलपी के आंसर किया, उसके बाद में टेक्नीशियन की एग्ज़ाम थी, तो मैं टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में लग गया। उसके बाद में टेक्नीशियन में मेरा 76 स्कोर हुआ था। मैं कन्फ्यूज़ में था। यार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, क्यों फालतू माथापच्ची करनी, क्योंकि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता भाई, सही बता रहा हूँ मैं, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कौन चाहेगा कि एक बंद कमरे में, बंद किताबों के सामने एक बैठे रहे रात में, दिन में, कौन नहीं चाहता घूमना? आप घूमना चाहते हो, हम भी घूमना चाहते हैं, लेकिन उन खुशियों को दबाना पड़ता है भाई। आप किसी भी फील्ड में, पढ़ाई की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई क्रिकेटर है, आज इतने बड़े क्रिकेटर हो गए, तो उनकी मेहनत नहीं है, रात-दिन प्रैक्टिस करते हैं वो, क्रिकेट खेलते हैं, रात-दिन क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे भाई मेहनत सब चीज़ में है, आप किसी भी चीज़ को देख लो, आप लिखना भी सीखा है आपने, तो कहीं न कहीं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तक आपने अच्छे तरीके से लिखना सीखा होगा। तो उसमें देखो 3-3 साल लग गए आपको लिखना सीखने में, लिखना कैसे है ये सीखने में 3-3 साल लग गए। तो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम है यार, लगता है टाइम, 6 महीने लग जाएँगे, 12 महीने, 2 साल, 3 साल। तो मेरे भाई डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, अच्छे तरीके से अपना सारी चीज़ों को लेकर चलो, सफलता 100% मिलेगी। आप अपना 100% दीजिए, मॉक टेस्ट उसी हिसाब से दीजिए जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में एक मेन डाउट कि बुक के बारे में। तो मेरे भाई बुक का आप बिल्कुल लोड मत लीजिए। वन लाइनर आप लेना चाहो तो वन लाइनर ले सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल वन लाइनर बुक नहीं लेनी चाहिए। आप उस बुक को लीजिए जिसमें थ्योरी हो, ताकि आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ के अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इस वजह से मुझे थ्योरी वाली बुक अच्छी बेस्ट लगती है। तो आप उसी बुक को लीजिए। हाँ, क्वेश्चनों के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन वन लाइनर से आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो वन लाइनर बुक मेरे हिसाब से किसी भी काम की नहीं रहती। एक भाई ने कमेंट किया कि मैंने वन लाइनर बुक ली है। इसी वजह से मैं ये वन लाइनर वाला टॉपिक लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी भाई का डाउट अपने अंदर रहे। इस वजह से मैं सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक और क्या है, हाँ, नोट्स के बारे में। तो नोट्स में आपको ये चीज़ें नहीं लेके चलनी है कि नोट्स आपको हमेशा किसी और के पढ़ने पड़े। अगर आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि जैसे आपने मेरे नोट्स बना लिए, वो मेरे हिसाब से हैं, मेरे हिसाब से डिज़ाइन किए, मेरे हिसाब से लिखे गए हैं। तो इस वजह से वो नोट्स मेरे लिए बेहतरीन कंफर्टेबल है, आपके लिए बेहतरीन कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप अपने नोट्स बनाते हो, अपनी सारी चीज़ें लिखते हो, जो चीज़ आपसे नहीं आती उसको हमेशा स्किप करते हो, सॉरी, जो चीज़ आपसे नहीं आती है उसको हमेशा आप नोट डाउन करते हो, जो चीज़ें आपसे 100% आती है उसे हमेशा स्किप करते हो।
क्योंकि सब ऐसे ही नोट्स बनाते हैं। अब मैंने बना लिए नोट्स क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अगर जैसे अब मैं नोट्स बनाने बैठ जाऊँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लिखूँगा जो मेरे से नहीं आती है। बेसिक चीज़ें मेरे से आती है तो मैं उसको नोट डाउन करके भी क्या करूँगा? वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, वो ऑलरेडी आती हैं। तो इस वजह से आप मेरे हिसाब से खुद के नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको खुद के नोट्स में बनाने को मिल रहे हैं, तो आप बना लीजिए, या फिर आप बुक से भी, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से भी आप नोट्स बना सकते हो। वो भी एक बुक नहीं होती, उसके बाद में वो एक नोट्स हो जाती है, अपने खुद के नोट्स। वो बुक नहीं रहती उसके बाद में, जैसे मैंने ऊपर फर्स्ट टाइम पे तरीका बताया था ना कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वो बुक नहीं है, वो आपके खुद के नोट्स हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस वजह से या फिर आप नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए, या फिर अपने बुक से डायरेक्ट नोट्स बना लीजिए। और बुक से डायरेक्ट नोट बनाने में मज़ा है यार, क्यों कहीं न कहीं फालतू में अपना टाइम बर्बाद करें। इस वजह से इस प्रकार से भी आप नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और सपोर्ट करो भाइयों यार। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो सपोर्ट करो। जो भी डाउट है बेझिझक आप मुझसे पूछो, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।